मेरे भाई आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7th योद्धा बैच का हिस्ट्री का एक और वन शॉट लेक्चर। जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने आप क्लास 7th वालों के लिए एक योद्धा बैच किया था स्टार्ट, और आज है ये उसका कौन सा लेक्चर? ये है आज उसका तीसरा लेक्चर। ठीक, अब बेसिकली मैं इसको कहने वाला हूँ दूसरा लेक्चर। क्योंकि हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर था हमारे हिस्ट्री का, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स का पार्ट 1, उसमें क्या था कि जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, जो आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको वो दी थी उस वीडियो के अंदर। ठीक है, मैंने आपको वो चीज़ें बताई थी उस वीडियो के अंदर जो आपके लिए ज़रूरी तो है, लेकिन उसमें मैंने आपको सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी जो कि आपके लिए ज़रूरी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन वो आपके लिए इतनी ज़्यादा क्या है कि वो जो आपके एग्ज़ाम्स होने वाले उनमें काम नहीं आएगी। तो आज हम लोग टोटली एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट रहने वाले और आपकी बुक के ऊपर फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी लोगों को लग रहा था कि लास्ट क्लास के अंदर कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ ये, तो आज की वीडियो में उन सबको सारी चीज़ें समझ में आ जाने वाली है। ठीक है, और पूरी एनसीईआरटी लेकर के आया हूँ भाइयों। अगर तुमको ये लगता है कि मैं एनसीईआरटी नहीं लेकर के आया हूँ तो ये देख सकते हो। ठीक है, देखो पूरी एनसीईआरटी लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। फुल एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाले हैं आज हम लोग, पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक लेकर के आया हूँ मैं आज। ठीक है, चलिए बिना इसकी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जा करके भाई लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, लाइक मस्ट है आपका, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर कौन सा? चैप्टर नंबर 1, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। आज बात करेंगे दो नक्शों की। तो इन दो नक्शों में से क्या खास बात है, ऐसी क्या खास बात है इनके अंदर जो इनको इतना ज़्यादा स्पेशल माना जाता है? ठीक, आओ वो समझ लेते हैं। देखो, तो दो नक्शों की बात करेंगे। एक ये जो वाला जो मैप है ये बना है 1154 में, और ये वाला जो मैप है ये बना है 1720 में। ठीक, तो इन दोनों मैप्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा अंतराल है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम का अंतराल है। ये 1154 में बना है, ये 1720 में बना है। तो ऑलमोस्ट ये कितने साल बाद बना है? 600 ईयर्स आफ्टर। ठीक, मतलब 600 साल बाद इसके ये मैप बनाया गया था। मतलब ये मैप बनाया गया एक टाइम पे, और उससे 600 साल बाद ये मैप बनाया गया। अच्छा, अब अगर हम इस वाले मैप की बात करें तो ये मैप अब देख के लग रहा होगा कि ये कौन सी चीज़ खाई गई है यहाँ पर। अगर आपको बताऊँ तो आप शॉक रह जाएंगे कि भाई ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। हाँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। लिटरली ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन्होंने दर्शाया है, और काफ़ी उल्टा दर्शाया है। मतलब तुमको देखने में ही लग रहा है कि ये तो पूरी ज्योग्राफी उल्टी दिखाई गई है, और ये जो आइलैंड है, ये आइलैंड पक्के से श्रीलंका है, और अगर ये श्रीलंका है तो इसका मतलब ये मैप पूरी तरीके से गलत है। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपकी जो पूरी ज्योग्राफी है वो उल्टी दिखाई गई है। अगर आपको क्या है कि अगर आपको मिलना जाना है रावण से, तो रावण से अगर अभी मिलना है तो इनके मैप के हिसाब से तुमको नॉर्थ डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है, एक छोटी सी डायरेक्शन वाली मैप आपको पता ही होगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो ये मैप होता है। तो इनके अकॉर्डिंग नॉर्थ में हमारा श्रीलंका है, जबकि वो हमारे भारत के साउथ में है। ठीक, तो इस तरीके की छोटी मोटी गलतियाँ इन्होंने अपने मैप में करी है। छोटी भी नहीं, बहुत बड़ी गलती थी। अब हो सकता है पर्सपेक्टिव भी अलग अलग हो सकते हैं सबके। पर्सपेक्टिव क्या हो सकता क्या हो सकता है? पर्सपेक्टिव उनका ये हो सकता है कि मान लो, क्या पता वो श्रीलंका से खड़े होकर देख रहे हो तो उनको लगा हो कि श्रीलंका ऊपर है और भारत नीचे है, या फिर उनको क्या पता ये लगा हो कि वो नीचे से खड़े हुए देख रहे हैं, नॉर्थ से है, नॉर्थ इंडिया से खड़े हुए देख रहे हैं, उनको लगा कि ये हमारे ऊपर है तो हम इनको ऊपर दर्शा देंगे। इसीलिए ये बहुत छोटी मोटी सी मिस्टेक्स जो हर कोई कर लेता है, हर कोई साइंस के उसमें अंदर अब मेनली सब करते हैं। अच्छा, अब इस वाले नक्शे की बात करते हैं तो ये 1720 में बनाया गया था एक फ्रेंच कार्टोग्राफर द्वारा। ठीक है, एक फ्रेंच कार्टोग्राफर
ठीक है, एक फ्रेंच कार्टोग्राफर। और ये किसने बनाया था? अल इदरीसी। ठीक, किसने बनाया था? ये बनाया था अल इदरीसी ने, और ये बनाया था एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने। अब अगर तुम इन दोनों मैप्स के बीच में डिफरेंस देखो, अब ये वाला जो मैप है ये तुमको थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा। ठीक, ये वाला जो मैप है ये थोड़ा नॉन सा लग रहा है, क्योंकि उसी तरीके का हमारा इंडिया यहाँ पर दिख रहा है। ये देख सकते हो एकदम तिकोना है, और हमारा इंडिया दिखता भी तिकोना है वो तिकोना। लेकिन यहाँ देख सकते हो इन्होंने एक क्या है ना, वॉल्केनो टाइप का एक चढ़ाई टाइप की बनाई है इन्होंने, जबकि एक्चुअली हमारा इंडिया ऐसा है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या है, जो जोग्राफिकल डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। जोग्राफिकल डिफरेंस यह सब बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक, तो आप देख सकते हो कि 1100s वाले टाइम पे जो मैप्स बने थे और जो 1720s पे जो मैप बने थे उनके अंदर कितना ज़्यादा डिफरेंस है। इसका मतलब जो कार्टोग्राफी क्या, जो मैप बनाने का प्रोसेस होता है उसको कार्टोग्राफी बोलते हैं। तो कार्टोग्राफी की जो साइंस थी वो भी समय के साथ साथ चेंज हुई है। तो इस प्रकार के चेंजेस ही हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है, अभी आगे आगे तो और भी चीज़ें आने वाली हैं। चलते हैं आगे। अब इन दो मैप्स की थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। ये वैसे पढ़ाने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है, लेकिन लेके तो आनी पड़ेगी ना, क्योंकि एनसीईआरटी पर कहते हैं एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट नहीं पढ़ाते तो पढ़ा देते हैं। Take a look on maps 1 and 2. Map 1 was made in 1154 CE by an Arab geographer Al-Idrisi. The section reproduced here is a detail of an Indian subcontinent from his larger map of the world. Map 2 was made in 1720 by a French cartographer. The two maps are quite different even though they are of same area. In Al-Idrisi's map, South India is where we would expect to find the North India, and Sri Lanka is the island at the top. Place names are marked in Arabic. ठीक है, place marked in Arabic and there are some well-known names like Kannauj and in Uttar Pradesh spelled in the map as Kuanoj. ठीक है, map 2 was made nearly 600 years after the map 1. During this period, information about the subcontinent changed considerably. This map seems more familiar to us, and coastal areas in particularly are surprisingly detailed. This map was used by European sailors and merchants on their voyages. अब मैंने इतना पढ़ तो दिया, कुछ समझ में आया नहीं है, और समझाते हैं। अब इन दो नक्शों की बात कर लेते हैं। तो जो मैप 1 है वो 1154 CE में बना था। किसने बनाया था? अल-इदरीसी ने। और यहाँ जो इन्होंने मैप दिखाया है, इन्होंने एक बहुत बड़ा इन्होंने वर्ल्ड मैप बनाया था, उसके हम लोगों ने उससे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हम लोगों ने पार्ट निकाल के आपको दर्शाया है। मैप 2 was made in 1720 by French cartographer. ठीक, the two maps are quite different even. भाई देखो, तुम लोग देख सकते हो कि जो दोनों मैप्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ये क्या है? काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें हैं। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा उतने ही बढ़िया तरीके से फिर आपका वही चीज़ है। क्या वही चीज़ है? जब आप देख सकते हो कि सेम एरिया के हैं, क्या सेम एरिया के कैसे हैं? देखो, ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है, ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है। दोनों में कोई जगह का कोई डिफरेंस नहीं है, बस इन्होंने मैप अलग अलग बना दिए हैं, बहुत ज़्यादा ही अलग बना दिए हैं कुछ। ठीक, अब देखते हैं। In Al-Idrisi's map, South India is where we would expect to find the North India and Sri Lanka is the island at the top. जहाँ हम लोग साउथ इंडिया को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो वहाँ पे साउथ इंडिया दर्शाया जाएगा, वहाँ हमको नॉर्थ इंडिया मिल रहा है। और जो श्रीलंका का आइलैंड है वो इन्होंने टॉप पे दिखा दिया है। ठीक, और जो नेम्स हैं प्लेसेस के, उनको भी इन्होंने अरेबिक पे दर्शाया है। और जो कुछ वेल नोन नेम्स थे जैसे कि कन्नौज इन उत्तर प्रदेश स्पेल्ड इन बस कुआनोज। ठीक है, मतलब जो हाँ वेल नोन सिटीज़ हैं जैसे कि कन्नौज को क्या बोला जाता है? इत्र नगरी। कन्नौज को क्या बोला जाता है? इत्र, एक मिनट, ठीक, तो इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसको क्या बोला जाता है? इत्र नगरी, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा
इत्र पाए जाते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एंड देन मैप 2 was made nearly 1600 years after the map 1। मतलब मैप 1 के 600 साल बाद, अराउंड 600 साल बाद ये मैप 2 बनाया गया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंफॉर्मेशन अबाउट द सबकॉन्टिनेंट हैड चेंज कंसिडरेबली। मतलब जब तक 600 साल के टाइम पीरियड के अंदर जो सबकॉन्टिनेंट की इंफॉर्मेशन थी वो भी कंसिडरेबली चेंज करी होगी, ठीक है, चेंज हुई होगी। तो दिस मैप सीन्स मोर फेमिलियर टू अस। ये मैप हमको, जो सेकंड वाला मैप है, वो हमको काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर नज़र आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसा ही अपना इंडिया को आज के दिन में देखते हैं। एंड कोस्टल एरियाज इन पर्टिकुलरली सरप्राइजिंगली डिटेल्ड। और जो कोस्टल एरियाज थे उनको सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा डिटेल किया गया था। दिस मैप वॉज यूज बाई यूरोपियन सेलर्स। जो यूरोपियन सेलर्स हुआ करते थे वो इस मैप को इस्तेमाल किया करते थे। मर्चेंट्स भी और ट्रेडर्स इस मैप का इस्तेमाल करते थे वो जब अपनी इंडिया आने की यात्रा को प्रारंभ करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इतनी चीज़ समझ ली है। आई होप अभी तक सारी बातें क्लियर हैं। चलते हैं आगे। Equally important is the fact that the science of cartography differed in the two periods. When historians read documents, maps and texts from the past, they have to be sensitive to the different historical background, the context in which the information about the past was produced. कहने का मतलब क्या है कि जो ये चीज़ें हैं ये equally important है। Equally important is the fact, मतलब जो कार्टोग्राफी की साइंस है, जो कार्टोग्राफी, यार एक मिनट, वेट अ सेकेंड, ओके। तो जो कार्टोग्राफी की जो साइंस थी वो इन दोनों पीरियड्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिफर करी होगी। ठीक, तो यही सिंपल सी हमारी बात है। आई होप अभी तक सारी बातें क्लियर है। तो जब हिस्टोरियंस डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं, मैप्स पढ़ते हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं, और जब पास के लिए वो डॉक्यूमेंट्स, मैप्स और टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो उनको सेंसिटिव होना पड़ता है। किसके थ्रू? डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के लिए, कॉन्टेक्स्ट के लिए, और या फिर जिस तरीके से पास्ट में इंफॉर्मेशन जो थी वो प्रोड्यूस करी गई थी। आई होप अब तक सारी बातें क्लियर है। ठीक, तो ये बेसिक चीज़ें हो गई हमारी। आएंगे आप न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज में। ठीक है, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। इफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच द इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंजेस विद द टाइम, व्हाट अबाउट द लैंग्वेज एंड मीनिंग्स? अगर जो इंफॉर्मेशन है वो समय के साथ चेंज हो सकती है, जैसे हमारी सब कॉन्टिनेंट की इंफॉर्मेशन चेंज हुई थी, तो व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स? तो जो आपने वर्ड मीनिंग्स पढ़ी है तो उनका और हमारी भाषा का क्या, कि वो चेंज नहीं हुई? नहीं, वो भी चेंज हुई है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। फिर से कहेंगे, वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। यहाँ पर वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस देखने को मिली है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अंदर, जो कि कंसिडरेबली चेंज हुई है ओवर द ईयर्स। जैसे कि मेडिवल पर्शियन इज डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न पर्शियन। मतलब आज के प्रेजेंट डे की जो पर्शियन लैंग्वेज बोली जाती है, जो ईरान, इराक, इन सब में बोली जाती है, और जो मेडिवल पर्शियन थी, जो उस समय मेडिवल टाइम पीरियड में ईरान और इराक में बोली जाती थी, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। और डिफरेंस सिर्फ ग्रामर और वोकैबुलरी में नहीं आया, उनके मीनिंग का, जो वर्ड का जो मीनिंग था वो भी चेंज हो गया है। ठीक, अब कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो चेंज हुई हैं वो समझ लेते हैं। आओ जाओ देखते हैं क्या है। सबसे पहला, टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल। टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज India, the modern nation state. When the term was used in the 13th century by Minhaj-e-Siraj, a chronicler who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna. He used the term in a political sense for lands that were a part of dominions of the Delhi Sultans. The areas included in those terms shifted with the extent of the Delhi Sultanate, but the term never included southern India. By contrast, in early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, fauna and the flora
and the culture of the inhabitants of the subcontinent. As we will see later in the chapter, this is somehow similar to where 14th century poet Amir Khusro used the word Hind, while the ideas of geographical and the cultural entity like India did exist. The term Hindustan did not carry a political and a national meaning which we associated with it today. अच्छा, अब इनका पूरा मतलब समझ लेते हैं. देखो मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे. क्या है जिससे ना आपका सारी चीज़ आपको दिखती रहे. देखो क्या है द टर्म हिंदुस्तान, जिसको हम आज की तारीख में किस तरीके से समझते हैं, हम उसको समझते हैं एज इंडिया. हम उसको किस तरीके से समझते हैं, एज इंडिया. हम लोग इसको याद रखते हैं. अच्छा, अब इसमें भी एक और चीज़ है कि जो इंडिया टर्म थी वो क्या आज के दिन जो हम हिंदुस्तान का मतलब इंडिया समझते हैं, क्या स्टार्टिंग में भी वैसी थी? नहीं. 13th सेंचुरी के अंदर एक बहुत बढ़िया हिस्टोरियन थे, मिनाज ए सिराज. ठीक, इनके बारे में आप आगे भी पढ़ेंगे. बहुत सारी जगहों पे मिनाज ए सिराज का जिक्र किया गया है इस चैप्टर के अंदर. ठीक है, मिनाज ए सिराज क्रोनिकलर हु रोट इन पर्शियन. ठीक है, मतलब मिनाज ए सिराज जो थे क्रोनिकलर थे, मतलब जो बुक्स लिखा करते थे, जो पर्शियन में लिखते थे. ही मेंट द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना. मतलब जब 13th सेंचुरी के अंदर मिनाज ए सिराज जो कि पर्शियन में लिखा करते थे, जब इन्होंने इस वर्ड का इस्तेमाल किया तो उनका मतलब क्या था, जो पंजाब और हरियाणा के बीच का एरिया है और जो गंगा और यमुना के बीच का एरिया है उसको दर्शाने के लिए. ठीक, इन ज्योग्राफिकल सेंस. He used the term in a political sense. अब political sense में किस तरीके से इस्तेमाल किया गया था, for lands that were the part of a dominions of a Delhi sultans. मतलब political sense में किस तरीके से इस्तेमाल किया था, जो lands थे उस समय दिल्ली सल्तनत के अंदर उनको डिस्क्राइब करने के लिए इस वर्ड हिंदुस्तान का इस्तेमाल इन्होंने किया था. The areas included in this term shifted with the extent of sultanate. मतलब जैसे जैसे सल्तनत का एक्सटेंट बढ़ता गया तो एरियाज इस टर्म के अंदर बढ़ते रहे. लेकिन द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया और द द्रविड़ क्षेत्र. मतलब जो हमारी साउथ इंडिया की जो टर्म्स थी, जो साउथ इंडिया था, इस टर्म के अंदर उसको कभी इंक्लूड नहीं किया गया था. बाय कॉन्ट्रास्ट इन अर्ली 16th सेंचुरी. और इसको कब इंक्लूड किया गया, जब अर्ली 16th सेंचुरी के अंदर. सेंचुरीज कैसे पढ़ते हैं मैंने तुमको अपने लास्ट लेक्चर के अंदर समझाई थी. नहीं देखा ताकि देख लेना. ठीक है, फ़ायदा ही होगा तुम्हारा. ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगा, उसमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी खूब सारी मिली है आपको, तो आप जाके उनको देख सकते हो. ठीक, बाबर यूज द हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी, फौना एंड द कल्चर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर. ठीक है, इतने चीज़ें हम लोगों ने समझ ली अभी तक. ठीक है, ठीक, as we will see later in the chapter, this was somewhat similar to a 14th century poet आमिर खुसरो. ठीक है, आमिर खुसरो के बारे में एक बहुत ही मज़ेदार फैक्ट, ये सुन लो. आमिर खुसरो को तूते हिंद भी कहते हैं. मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताई थी, इस लेक्चर के अंदर भाई याद कर लो, थोड़ा याद आ जाएगा तुमको. इससे क्या है, तुम्हारी जीके प्रिपेयर हो रही है साथ साथ. तो आमिर खुसरो को क्या बोला जाता है, पैरट ऑफ इंडिया या फिर तूते हिंद करके उनको बुलाया जाता है. इनका एक बहुत ही बढ़िया सा शेर है कश्मीर को लेकर के, सर्च कर सकते हैं आप गूगल पे तो पर्शियन में आएगा. ठीक, मैं इतना अच्छे से याद नहीं है. ठीक है, मैं उसका हिंदी मतलब आपको बता सकता हूँ कि अगर कहीं धरती पर स्वर्ग है तो वो यही है, यही है और यही है. राहे फेरूज दाहे समी आस्तो अमी आस्तो अमी आस्तो अमी आस्तो. ये था, थोड़ा सा मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बोल दिया. थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, तुम जाके खुद देख लेना. ठीक, लेकिन ये बहुत बढ़िया पोएट थे. इन्होंने कश्मीर को लेकर के ये शेर बोला था. इसका मतलब था कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है. और है भी सच में वहाँ, क्योंकि वहाँ का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड नहीं है, ज़्यादा ड्राई भी नहीं है. मतलब ज़्यादा मतलब कोल्ड तो है, हाँ वहाँ ठंडी बहुत पड़ती है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं पड़ती कि आप वहाँ कड़कड़ा कर एक सेकंड में कुल्फ़ी बन जाओ. ठीक, तो वो स्वर्ग टाइप की लगती है चीज़,
क्योंकि वहाँ जाओगे तो आपको एकदम खुली सांस मिलेगी, तब आपको बहुत अच्छा फील होगा, इसीलिए वहाँ पर उन्होंने उसको स्वर्ग के कंपेयर किया है। तो 14th century poet Amir Khusro used the word Hind while the idea of the geographical and the cultural identity like India did exist. मतलब इन्होंने 14th century के अंदर वर्ड यूज किया था हिंद, जब जो जोग्राफिकल और जो कल्चरल एंटिटी जैसे कि इंडिया वो एग्जिस्ट करती थी उस समय, ठीक। द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी अ पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग, मतलब इसका पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग नहीं था, सिर्फ ऐसा जोग्राफिकल क्षेत्र था इंडिया, ठीक। जैसे आज हम लोग देखते हैं ना पॉलिटिकल और नेशनल स्टेट है, उस तरीके का ये नहीं था पहले, ठीक। आई होप अब इसकी सारी बातें क्लियर है। किसी प्रकार का डाउट है तो पूछ लेना, अभी कमेंट करना, मैं तुम्हारे सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ भाई, ठीक है। ऐसा नहीं मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता, कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक। चलिए, historians today have to be careful about the terms they use because they mean different things in the past. Take for example a simple term like foreigner. अच्छा, अब भैया हिस्टोरियंस को केयरफुल भी होना पड़ेगा। किस लिए केयरफुल होना पड़ेगा? उनको केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि जो वो टर्म्स आज के दिन में यूज़ कर रहे हैं वो क्या पता पुराने ज़माने में उनका वही सेम टू सेम मीनिंग ना होता हो। जैसे कि हमने अभी देखा हिंदुस्तान के बारे में। अब एक और सिंपल टर्म ले लो, फॉरेनर। इट इज़ यूज टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। मतलब आज की तारीख में हम लोग इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? इंडियन, जो पर्सन इंडियन नहीं है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन द मेडिवल पीरियड अ फॉरेनर वाज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज। मतलब मेडिवल पीरियड के अंदर फॉरेनर वो कोई भी एक स्ट्रेंजर था जो किसी गिवन विलेज के अंदर, किसी विलेज के अंदर नहीं रहता था, किसी दूसरे गांव का था और उस गांव के अंदर, मतलब दूसरे गांव से वो किसी दूसरे गांव में गया था। तो जब वो, या फिर आप इस तरीके से कह सकते हो, जो उस सोसाइटी या फिर उस कल्चर का पार्ट नहीं था, ठीक, उसको वो लोग, वहाँ के लोग फॉरेनर करके बुलाते थे। इन द हिंदी टर्म परदेसी माइट बी यूज्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन एंड इन पोर्शन अजनबी। और पुराने टाइम में हिंदी के अंदर अगर हम देखें तो परदेशी वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, और अगर पोर्शन की बात करें तो अजनबी, ठीक। A city dweller therefore might have regarded a forest dweller as foreigner। मतलब एक सिटी ड्वेलर है और एक फॉरेस्ट ड्वेलर है, तो जो सिटी ड्वेलर होगा वो फॉरेस्ट ड्वेलर को एज क्या समझेगा? फॉरेनर। लेकिन अगर दो किसान एक ही विलेज में रह रहे हैं, भले ही उनकी कास्ट क्या है, भले ही एक चाहे ब्राह्मण हो एक शूद्र हो, लेकिन वो एक दूसरे को फॉरेनर नहीं कहेंगे। और भले ही दो आदमी सेम कास्ट और सेम रिलीजन के हैं, लेकिन दो अलग अलग विलेज में रहते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए फॉरेनर होंगे। आई होप अभी तक सारी बातें क्लियर है, ठीक। भले ही उनके कोई भी कास्ट बैकग्राउंड हो, चाहे कैसा भी कास्ट बैकग्राउंड हो, तो वो उनको फॉरेनर नहीं समझेंगे, ठीक। लेकिन आज की तारीख में अगर मैं यहाँ से उठ करके, मतलब मैं उत्तर प्रदेश से उठ करके चला जाऊँ दिल्ली, तमिलनाडु, तो मुझे फॉरेनर नहीं कहा जाएगा, ठीक है। वहाँ कहेंगे हाँ हम लोग एक ही देश में रहते हैं, एक ही देश के निवासी हैं यार, ठीक है। चलेंगे आगे। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज। मतलब हिस्टोरियंस जो थे उस समय डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज को रेफर किया करते थे, जिससे वो अपने पास्ट के बारे में पढ़ सकें। अच्छा, जैसा कि अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो दोबारा से देखते हैं। तो हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। मतलब जो हिस्टोरियंस हुए हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज को पढ़ना पड़ता है उनको। क्यों? क्योंकि जो पास्ट है वो किस पीरियड में है उसको भी उनको पढ़ना पड़ता है, और उनको नेचर के बारे में भी पढ़ना पड़ता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। लास्ट ईयर हमने, मतलब 6th के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ी थी, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। और इस बुक के अंदर हम लोग बस कुछ 1000 सालों की, रफली कौन से 700 से लेकर 1750 तक की हम लोग इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं, ठीक। इतनी चीज़ें क्लियर होंगी अभी तक। तो you will notice some continuity in the sources used by historians for the study of this period। मतलब आपको कुछ continuity दिखाई देगी सोर्सेज के अंदर जो इस पीरियड के अंदर पढ़ने को मिले थे। They still rely on
कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर्स एंड द टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस और आर्किटेक्चर्स और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स की हेल्प से हमको सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो आपको समझ में आएगा कि जो हम लोग एंशिएंट में जिस तरीके से हम लोगों ने सारी चीज़ों की जांच करी थी, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी कंटिन्यू तरीके से स्टडी कर रहे हैं इस पीरियड की। लेकिन यहाँ पर कुछ कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी भी है, जैसे कि द नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, मतलब टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स की वैरायटी बढ़ चुकी है, इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। दे स्लोली displaced other types of available information through this period. Paper gradually become cheaper and more widely available. आगे अगले पेज पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट्स तो मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब क्या है? जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उनकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई थी। कैसे? क्योंकि इस पीरियड के अंदर इन्वेंशन हुआ था पेपर का। कहाँ हुआ था? चाइना में। तो जैसे उनका इन्वेंशन हो गया भाई, तो इन्वेंशन हुआ तो उससे क्या हुआ है, धीमे धीमे करके इंस्क्रिप्शंस की क्वालिटी इम्प्रूव हुई। और क्या हुआ, जैसे जैसे धीरे धीरे करके पेपर जो था वो चीपर होने लगा, मतलब सस्ता होना शुरू हुआ और ज़्यादा वाइडली अवेलेबल होने लगा। Widely available, people use it to write holy text, chronicle of rulers, letters and teachings of the states. मतलब तो people किस लिए इस्तेमाल करते थे इसको? होली टेक्स्ट लिखने के लिए, क्रॉनिकल्स लिखने के लिए, जो रूलर्स के बारे में, प्रशस्ति, आपने जैसे लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रशस्ति के बारे में, तो प्रशस्ति लिखने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था, लेटर्स लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और या फिर संत या फिर जो गुरु हुआ करते थे उस समय के, उनकी टीचिंग्स लिखने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। जैसे कि रामायण, तो रामायण को भी इसी टाइम पीरियड के आसपास में लिखा गया था। तो कुछ लोग कहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी रामायण है। ठीक है, रामायण पुरानी है, हाँ पुरानी तो है भाई रामायण, लेकिन जब तक पेपर का इन्वेंशन हुआ नहीं था तब तक उसको एज याद रखा जाता था सिर्फ। और फिर बाद में जब पेपर का इन्वेंशन हुआ तब उसको पेपर पर लिखा गया। ठीक, मतलब उससे हो सकता है उससे पहले पत्तों पर अगर किसी और चीज़ पर उसको लिख दिया गया हो, लेकिन जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि पेपर के टाइम पर होली टेक्स्ट लिखे जाते थे, जैसे कि रामायण हो गई, महाभारत हो गई, तो ये सब जब पेपर पे लिखी गई थी तो वो इस टाइम पीरियड के अंतर्गत लिखी गई थी। ठीक, पेटिशन अंदर जुडिशियल रिकॉर्ड, भाई पेटिशन जुडिशियल रिकॉर्ड्स लिखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, और टैक्स और अकाउंट के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता था। इसके रजिस्टर्स बनाए जाते थे। मैन्युस्क्रिप्ट पर कलेक्टेड बाय द वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड द टेम्पल्स। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी वो कौन कलेक्ट करते थे? वेल्दी पीपल्स, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स में। आपको मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाएंगी या फिर इनके पास आपको मिल जाएंगी। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स, और उनको कहाँ रखा गया था? वहाँ की लाइब्रेरीज में, वहाँ की ज़रूरत की चीज़ों में उनको रखा गया था। These manuscripts and documents provide us a lot of information, detailed information to historians, but they are also difficult to use. मतलब ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी इनको बहुत सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती थी, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस, बट दे आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू यूज़। ठीक, मतलब इनसे उनको इन्फॉर्मेशन तो बहुत मिल जाती थी, लेकिन इनको यूज़ करना भी उतना ही मुश्किल होता था, क्योंकि भाई टर्म्स का उस समय मतलब कुछ और हो सकता है। जैसे कि अब फॉरेनर, अगर उस टर्म के अंदर फॉरेनर लिखा गया है तो हम समझ सकते हैं कि कोई फॉरेनर आया होगा, कोई बाहर का आया होगा इंडिया से, लेकिन क्या पता वो इंडिया का ही हो, किसी दूसरे गांव का हो वो तो। ठीक, तो उस तरीके से उनको पढ़ना भी उतना ही ज़्यादा मुश्किल था। ठीक है, There was no printing press in those days, so scribes copied manuscripts by hand. If you have ever copied friend's homework, you would know that this is not a simple exercise. मतलब जब तो उस समय प्रिंटिंग प्रेस तो हुआ नहीं करती थी, तो जो स्क्राइब्स होते थे, स्क्राइब्स, उनको हायर किया जाता पार्ट टाइम बेसिस पे, और एक मेन बुक होती थी, उससे क्या करते थे ये स्क्राइब्स कॉपी किया करते थे। किससे? हाथों से कॉपी किया करते थे। अब जैसे तुम फ्रेंड का जो होमवर्क है, जैसे मान लो तुम्हारे स्कूल में होमवर्क थोड़ा सा छूट गया, तुम पीछे रह गए, तुमसे नहीं हो पाया, तो तुम जब अपने फ्रेंड का होमवर्क कॉपी करते हो तो तुमको भी पता है ये सिंपल नहीं है, करना आसान नहीं।
नहीं है, ठीक। तो समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर ओन फ्रेंड्स हैंड राइटिंग। तो कभी कभी तुम अपने खुद के फ्रेंड की हैंड राइटिंग नहीं समझ पाते हो और तुम लोगों को फोर्स किया जाता है गेस करने के लिए। तुम्हारा दिमाग तुमको फोर्स करता है गेस करने के लिए कि क्या लिखा हुआ है। एज ए रिजल्ट, तो रिजल्ट के तौर पे क्या होता है कि छोटी मोटी गलतियां आपको अपने फ्रेंड के वर्क में और आपको अपने वर्क के अंदर दिखाई पड़ने लगती हैं। मैन्युस्क्रिप्ट कॉपीइंग इज समवॉट सिमिलर एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक। मतलब जैसे जैसे स्क्राइब्स जो होते थे वो मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी किया करते थे, ठीक है, मतलब मैन्युस्क्रिप्ट्स कॉपी किया करते थे। दे आल्सो रिजॉल्व चेंजेस ऑफ वर्ड हियर, अ सेंटेंस हियर, द स्मॉल डिफरेंसेस ग्रो ओवर सेंचुरीज कॉपिंग until the manuscripts of the original same text। मतलब भले ही सेम टेक्स्ट की कितनी भी तुम कॉपीज पढ़ लो, तुम्हें एक ना एक गलती ज़रूर दिख जाएगी, क्योंकि जो छोटे छोटे डिफरेंसेस थे ये ओवर द चेंजेस ग्रू होते गए, बड़े होते चले गए। और जो अंटिल जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, जब तक उसकी मेन बुक का पता नहीं चला तब तक हमको इन्हीं बातों पर डिपेंडेंट रहना पड़ा। और क्या पता कभी कभी तो ये भी होता था कि जो लोग हुआ करते थे वो राजा के दरबार में रहते थे। अब राजा के दरबार में रहकर राजा की बुराई तो करेंगे नहीं, अगर राजा की बुराई करेंगे तो दंड तो मिल सकता है ना। तो क्या है, वो राजा के बारे में बहुत अच्छा अच्छा छाप देते थे कि राजा हमारे चक्रवर्ती राजा है, ठीक। महाराज अधिराज, ठीक, भले ही राकेश, जैसे मान लो राजा का नाम है राकेश, तो उनको बड़े बड़े टाइटल दे दिए जाते थे, चक्रवर्ती राजा हैं हमारे राकेश राजा, ठीक, ऐसे बोला जा रहा है ऐसे ऐसे बोलते हैं महाराजा अधिराज राकेश हाजिर हो, ऐसे करके बोला जाता है। तो बहुत बड़े बड़े टाइटल दे देते थे, लेकिन उनको राजा जी को पता है कि वो इतने अच्छे नहीं है, वो महाराज अधिराज तो नहीं है भाई, वो माना महाराजा को तो सिर्फ एक छोटा मोटा राजा है। क्योंकि अगर उनके पीछे अगर मान लो कुछ राजा जैसे भी वो करते थे कि पीछे कुत्ता लग गया तो भाग पड़ते थे, ऐसे धोती उठाई और भागे, तो ये भी होता है। लेकिन तब भी उनके बारे में बहुत अच्छा अच्छा छाप देते हैं, इसीलिए इतनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि किस तरीके से कितनी चीज़ें सच है कितनी चीज़ें झूठ है। तो जब सेम टेक्स्ट की सब्सटेंशियली डिफरेंट होने लगी एक दूसरे से, तो ये सीरियस प्रॉब्लम बनने लगी। वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द ऑथर्स टुडे। मतलब आज की तारीख में हमको बहुत कम, बहुत रेयरली मिलती हैं चीज़ें। ओरिजिनल जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी जो ऑथर्स की, वो हमको बहुत रेयरली मिलती हैं। और हमको किस पे रहना पड़ता है, जो कॉपीज़ बनाई गई थी स्क्राइब्स के द्वारा, उन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस को एक सेम टेक्स्ट की मल्टीपल मैन्युस्क्रिप्ट्स, 100-150 मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़नी पड़ती हैं, ठीक, जिससे वो कंक्लूड कर पाए कि ऑथर ने ओरिजिनली क्या लिखा होगा, ठीक। On occasion, authors revised their chronicles at different times. The 14th century chronicler ज़ियाउद्दीन बरानी 14वीं सदी के एक बहुत मज़ेदार क्रॉनिकल थे ज़ियाउद्दीन बरानी। इन्होंने अपना जो काम था उसको 1356 में लिखा था। अब वो कौन सी वर्क थी वो तुम बता देना, ठीक। Their chronicle first in 1356 and another version 2 years later. The two differ from each other but historians did not know about the existence of the first version until 1960s, as it remained lost in the large library collections. आई होप आपको अभी तक सीधी चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में तो बता देता हूँ कि उन्होंने अपना काम 1356 में लिखा और उसको 2 साल बाद रिवाइज करके एक नई बुक लिखी थी। तो अब दोनों बुक्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस, तो उनको ये नहीं समझ में आता है हिस्टोरियंस को, उनको अभी तक नहीं पता कि कौन सी चीज़ फर्स्ट वर्जन उनका कब लिखा गया था अंटिल 1960s, बिकॉज भाई वो लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन के अंदर लॉस्ट थी, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद ये पेज बचा हुआ है, देखते क्या कह रही है। अब देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। अभी तक सारी चीज़ें क्लियर है ना, बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर बचा है। द स्टडी ऑफ 1000 years between 700 to 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of development that occurred over the period. At different moments in this period, new technologies made their appearance.
जैसे कि अब ये जो 1000 साल का टाइम पीरियड है, इसके अंदर जो हिस्टोरियंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं। डिफरेंट मोमेंट्स पे बहुत नई सी टेक्नोलॉजीज ने अपनी अपीयरेंस बनाई है, जैसे कि पर्शियन व्हील। ठीक है, पर्शियन लिख देता हूँ, पर्शियन व्हील। ये क्या है? एक व्हील टाइप की हुआ करती थी जो इरिगेशन में बहुत काम की थी। ठीक, लाइक पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग एंड द फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। न्यू फूड्स एंड beverages arrived in the subcontinent: potatoes, corn, chilies, tea, coffee. Remember that all of these are innovations. All of these innovations, new technologies and crafts came along with people who brought other ideas with them as well. अब अच्छा, कॉफ़ी कौन लेकर के आया था वो तुम बताओ। एक इंडिया के एक फार्मर थे जिनका नाम था बाबा भूदान। वो यमन में एक फील्ड में काम किया करते थे, कॉफ़ी की प्लांटिंग्स थी उनके पास। तो वो इंडिया में जब आए थे तब नीलगिरी में उन्होंने अपनी कॉफ़ी की जो सीड्स होती थी उनको उन्होंने प्लांट किया था, और वहाँ पहला कॉफ़ी का प्लांटेशन लगा था। वहाँ से कॉफ़ी इंडिया में आई थी। ठीक, पोटैटोज हो गए, कॉर्न्स हो गए, चिलीज़ हो गई, टी हो गई, ये सब बाहर से आई है। और ये जो इनोवेशन आई है ये किन के साथ आई है? लोगों के साथ, जो अपने साथ और सारे आइडियाज़ भी लेकर के आए थे। As a result, this was a period of economic, political, social and cultural changes. इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years। ठीक है, मतलब इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस इस पीरियड के अंदर देखने को मिले हैं। Learn about some of these changes in chapter 5। चैप्टर 5 के अंदर आपको और भी इसके ऐसे चेंजेस आपको पढ़ने को मिलेंगे। चलेंगे आगे। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। अभी भाई देखो, मैं आपको बताऊं तो अभी आधे से ज़्यादा आपकी पीपीटी बची हुई है, तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर अगर एनसीईआरटी के ऊपर देखें, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। दिस वॉज द पीरियड ऑल्सो पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। Groups of people traveled long distances in search of opportunity. The subcontinent held immense wealth and possibilities for the people to carve a fortune. One group of people who became important in this period were the Rajputs, a name derived from the Rajputra word, which means the son of a ruler. Between the 8th and 14th century, the term was applied more generally to the group of warriors who claimed Kshatriya caste status. मतलब ये एक ग्रेट मोबिलिटी का पीरियड था। ग्रुप्स ऑफ पीपल जो थे, अलग अलग टाइप के जो पीपल्स के ग्रुप्स थे, वो बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस ट्रैवल किया करते थे। किसके सर्च में? किसी काम के सर्च में या फिर अपॉर्चुनिटी के सर्च में। अब जो सब कॉन्टिनेंट है वो हेल्ड इमेंस वेल्थ, उनके पास बहुत ज़्यादा इमेंस वेल्थ थी। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी भी उतनी ही थी पीपल्स की, जिससे वो एक फॉर्चून कार कर सकें। कार मतलब बना सके। और इसीलिए आप देखते हो सबसे ज़्यादा जो आपको एक चीज़ बताते हैं आपको कि आपने सुना होगा नाम महमूद ऑफ गजनी। उसको लुटेरा भी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? लुटेरा राजा भी उसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो लूटने में बहुत माहिर था। उसने बहुत सी जगह पर अटैक्स किए हैं, लेकिन वहाँ उसका मकसद अपना किंगडम एस्टैब्लिश करने का नहीं था। वहाँ उसका मेन मकसद था लूट पाट मचाना, क्योंकि उसको खजाने बड़े पसंद थे। आपको पता है कि इंडिया में उसने कितनी बार अटैक किए? 17 बार उसने अटैक किया है। और ख़ास करके वो एक गुजरात में एक मंदिर है वहाँ पर, और इतना पैसा लूट के ले गया था कि 17 बार वो आया इंडिया में और खूब सारा खजाना लूट के ले गया। तो आप सोच सकते हो हमारे इस समय पर इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में कितनी ज़्यादा नेचुरल वेल्थ प्रेजेंट थी, और इसमें गोल्ड, सिल्वर, आयरन सब चीज़ें हैं। तो समझ सकते हो सोने की चिड़िया इसीलिए क्यों बोला जाता है इंडिया को, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोना यही बोला जाता है, निकलता है। ठीक है, आपने एक गाना भी सुना होगा जिसपे बोला जाता है देश उगलती मेरा, ज़मीन उगलती है मेरा सोना हीरे मोती। तो ये सब सच में उगलती थी भाई, सच में उगलती थी। ठीक है, अगर कहीं भी खोदोगे तो वहाँ से आपको सोना ही मिलेगा। तो इतनी ज़्यादा इमेंस वेल्थ थी। ठीक,
और सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पीरियड के अंदर जो कास्ट स्टेटस पावर में आया वो कौन थे? राजपूत। राजपूत बहुत स्ट्रांग थे। अगर पृथ्वीराज चौहान वो बैटल नहीं हारते, जो पानीपत की एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ तराइन कि जो दूसरा युद्ध हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान अगर नहीं हारते तो मुगल दिल्ली सल्तनत भारत में एस्टैब्लिश ही नहीं हो पाती। इतना स्ट्रांग थे राजपूत रूलर्स। अब हारने का भी उनको बहुत बड़ा कारण था। क्या? क्योंकि वहाँ पर उनके लोगों ने उनको खुद का ही सहारा नहीं दिया, उन्होंने उनको सहारा नहीं दिया। आई होप आपको सारी बातें क्लियर है। और ये टर्म का कौन से वर्ड से है? राजपुत्र, जिसका मतलब होता है द सन ऑफ अ रूलर। बिटवीन 8th and 14th सेंचुरी ये टर्म किन के लिए अप्लाई किया जाने लगा? जो ग्रुप ऑफ वॉरियर्स या फिर जो क्षत्रिय क्लेम्ड स्टेटस थे, जो क्षत्रिय कास्ट के स्टेटस थे, उन लोगों के लिए जो क्षत्रिय स्टेटस को क्लेम करते थे, उनके लिए इस वर्ड को इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक। The term just not included rulers and chieftains, also soldiers and the commanders who served as armies and different monarchs all over the subcontinent. भाई देखो, इस टर्म में सिर्फ रूलर्स और चीफ्टेंस नहीं थे, इसमें सोल्जर्स भी थे, इस पर कमांडर्स भी थे, जो कि डिफरेंट मोनार्क्स की आर्मीज के अंदर एज काम किए थे, एज कमांडर्स, एज सोल्जर्स ऑल ओवर द सबकॉन्टिनेंट। एक्सट्रीम वैलर एंड ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, ये बहुत लॉयल लोग थे। राजपूत आर वेरी लॉयल लोग थे, और उनकी जो क्वालिटीज होती थी वो भी काफ़ी ज़्यादा एट्रीब्यूटेड थी बाय देयर पोर्ट्स एंड बार्ड्स। तो उनके पोर्ट्स और बार्ड्स ने भी उनकी क्वालिटीज़ को बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट दिया है। अदर ग्रुप्स सच एज मराठा सिक्स, जाट्स, अहोम्स एंड कायथास, कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड द सेक्रेटरीज। जैसे कि आपने देखा होगा, इकलौती हमारे यहाँ पे जो ट्राइब बची है इस समय, नोमैड ट्राइब, वो कौन सी है? जाट्स। तो जो मराठास थे, सिक्स थे, जाट्स या अहोम्स थे या फिर कायथास थे, तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। ठीक। और इन्होंने एज की अपॉर्चुनिटीज़ का इस्तेमाल किया जिससे वो पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट बन पाए। ठीक। चलेंगे आगे। अब ये थोड़ा सा एक बड़ा पेज है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना है आपको, और पढ़ते हैं। थ्रू आउट दिस पीरियड there was a gradual clearing of forest and the extension of the agriculture changed faster and more complete in some areas than in others. Changes in the habitats forced many forest dwellers to migrate. By throughout the period जो gradual जो forest है उनको clean किया जाने लगा, मतलब उनके पेड़ काटे जाने लगे, जिससे क्या है, जिससे हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंड हो पाए। ठीक। उसके लिए जगह मिल पाए। और चेंज जो फास्टर था वो बहुत ज़्यादा एरियाज में कंप्लीट भी हो गया था ऑलमोस्ट। ठीक। और जो हैबिटेट में चेंजेस थे, मतलब उनके जो पेड़ काटे जा रहे थे, उसको क्या था, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो जंगल में लोग रहा करते थे, उनको फोर्स किया गया माइग्रेट करने के लिए, जिससे वो सिटी ड्वेलर बन पाए। अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकम पीजेंट्स। कुछ तो भाई लैंड को टिलिंग करने लगे, जिससे वो किसान बन गए। These new peasants group gradually began to influence by the regional markets, chieftains, priests and monasteries and the temple. और ये जो न्यू पीजेंट्स का ग्रुप था, इसको इन्फ्लुएंस किया जाने लगा रीजनल मार्केट्स में, चिeftains में, प्रीस्ट और मोनास्ट्रीज और टेम्पल्स से। They become a large part of complex societies. ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ का पार्ट भी बने। And were required to pay taxes and offer goods and services to the local lords. मतलब, और इनको क्या करना पड़ता था, इनको टैक्सेस पे करने पड़ते थे, और जो गुड्स थे और सर्विसेज थी वो लोकल लॉर्ड को ऑफर करनी पड़ती थी। ठीक। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस एमर्ज्ड अमंग्स्ट दी पीजेंट्स। ठीक है, मतलब उतने ज़्यादा डिफरेंसेस भी, इनके सोशल डिफरेंसेस देखने को मिले थे एमंग्स पीजेंट्स। Some possessed more productive land. कुछ लोगों ने तो और ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड को possess कर लिया था। Other also kept cattle. कुछ के पास तो गाय भैंस भी थी। And some combined and worked with agricultural activity. और या फिर किन्हीं के पास तो गाय भी थी, या फिर किन्हीं कोई कुछ और भी काम कर लिया करते थे, जिससे
एज अ सोसाइटी वो और ज़्यादा डिफ्रेंशिएट रहें, जिससे उनकी मार्केट में एक पहचान हो या फिर उनकी सोसाइटी में एक पहचान हो, ठीक है। As society become more differentiated, people were grouped into basis of jati, subcaste, or ranked on the basis of their backgrounds and their occupations. Ranks were not fixed permanently and varied according to the powers, influence, resources, and the control by the members of the jati. The status of the same jati could vary from area to area. ठीक, मतलब क्या है कि ये जो परमानेंट जो जाति जो सबकास्ट के सिस्टम थे, ये भी बहुत ज़्यादा इस समय पर देखा जाने लगा, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा अकॉर्डिंग टू पावर्स इनको वैरी किया जाने लगा और परमानेंटली इनको फिक्स किया जाने लगा, ठीक। और कुछ जातियों के तो स्टेटस भी अलग कुछ वैरी करते थे। जैसे ब्राह्मण जाति है, जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के अंदर भी इन्होंने कैटेगरीज डिवाइड करी हैं। कौन सी? एक तो हो गए हमारे जो असली ब्राह्मण है वो क्षत्रिय, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये किसके पार्ट्स हैं? ये हिंदू के पार्ट्स हैं, हिंदू के ये पार्ट्स हैं। और ब्राह्मण्स में भी अलग अलग पार्ट्स हैं भाई, ठीक, अलग अलग उनमें भी पार्ट्स हैं, उनके अंदर भी अलग अलग जातिज बनाई गई हैं। कौन कौन सी जातिज? जैसे कि आपने देखा कोई त्रिपाठी लगाता है, कोई कुमार लगाता है, तो कोई पांडे लगाता है, ठीक। अरे वो बहुत सी जातिज होती हैं। कोई पाल लगाता है तो कोई दयाल लगाता है, ठीक, तो सिंह लगाता है कोई। तो अलग अलग जातिज भी इनमें डिवाइड करी जाने लगी थी, ठीक। कोई तिवारी लगाएगा, कोई त्रिपाठी लगाएगा, ठीक। तो वो अलग अलग स्टेट्स में मतलब अलग अलग जातिज के अंदर अलग अलग टाइप की चीज़ें डिवाइड करी जाती थी। अच्छा, जातिज फ्रेम देयर ओन रूल्स and regulations to manage the conduct of their members. These regulations were enforced by the assembly of the elders described in some areas जाति पंचायत। मतलब जो जातिज होती थी वो अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशंस बनाती थी, जिससे वो अपने जो मेंबर्स हैं उनको मैनेज कर सके, उनकी जाति के जो मेंबर्स हैं उनको मैनेज कर सके। और उन रेगुलेशन से क्या है कि एल्डर्स की असेंबली बुलाई जाती थी, जो कि कुछ एरियाज में होती थी, जिनको क्या कहते थे? जाति पंचायत। लेकिन आज के टाइम पर जो जाति पंचायत थी वो इलीगल ठहराई गई है। ऐसी कोई भी जाति पंचायत अगर आप करेंगे तो आपको सज़ा भी हो सकती है, ठीक। बट जातिज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द विलेजेस। मतलब जो जाति पंचायत होती थी, जातिज होती थी, इनको भी विलेज के रूल्स फॉलो करने पड़ते थे। सेवरल विलेजेस वर गवर्न्ड बाय अ चीफटेन, टुगेदर दे वर ओनली अ स्मॉल यूनिट ऑफ द स्टेट। आई होप तो सारी बातें क्लियर है। चलेंगे आगे भाई। देखो अभी भी बहुत सारी स्लाइड्स बची हैं। देखो मैप है अभी, इसके आगे और कितनी सारी स्लाइड्स हैं, बहुत कुछ पढ़ना है भाई। और आई होप अभी तक बहुत ज़्यादा टाइम भी हो चुका है इसको हमको पढ़ते पढ़ते। रीजन एंड एम्पायर आ जाओ। लास्ट स्टेट लाइक ऑफ द चोलास, चैप्टर 2 में आप चोलास के बारे में पढ़ोगे। तुगलुक्स चैप्टर 3 और मुगल्स चैप्टर 4 encompassed many regions। जो लार्जेस्ट एम्पायर्स हुआ करते जैसे कि चोलास जो आप चैप्टर 2 में पढ़ोगे, तुगलुक्स हो गए, खलजीज हो गए, मुगल्स हो गए, मंगोल्स हो गए, तो ये बहुत ज़्यादा रीजन को एक्वायर करते थे। तो संस्कृत प्रशस्ति, सी चैप्टर 2 फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रशस्ति। चैप्टर 2 में आपको एक प्रशस्ति का एग्जाम्पल मिल जाएगा जो दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलबन को प्रेज करते हैं। अब इसमें क्या है कि एम्पायर के बारे में बताया गया कि कितना बड़ा इनका एम्पायर था। तो उसमें बताया गया है he was a ruler of a vast empire that stretched from बंगाल, गौड़ रीजन से, ठीक, गौड़ मतलब बंगाल से लेकर के जो गजनी है, गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान में, इन द वेस्ट एंड इंक्लूड ऑल ऑफ द साउथ इंडिया, द्रविड़, और पूरा साउथ इंडिया इनके पास था। तो तब कितना बड़ा इनका एरिया रीजन होगा, ठीक। People of different regions, God, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra and Gujarat apparently fled before his armies। मतलब ये जो लोग इसके जो लोग हुआ करते थे वो इसकी आर्मी देखते ही भाग जाते थे। मतलब देखा नहीं कि भाग लिए। अब ये एग्जैजरेट किया गया है या फिर सच में ऐसा था, वो कितनी सच है कितनी झूठ है वो तो नहीं पता चलता है किसी को भी, लेकिन आगे चल के आपको पता चल जाएगा। अब ये एक मैप है भाई, ये क्या है? एक मैप है बढ़िया सा,
इसको देखिए ज़रा क्या है। यहाँ देखो फर्स्ट सिविस्तान देख सकते हो, सिविस्तान जहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है वो है हमारी सिविस्तान। ये देखो ये उच्च, ठीक, ये उच्च है हमारा। इसके बाद ये मुल्तान, ठीक, मुल्तान हो गया। फिर ये हमारा कन्नौर, लाहौर, सामना, सरस्वती, कुहारम, हंसी, दिल्ली, ठीक, दिल्ली आ गया नीचे, बदयान, कुआनौज, ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है ये कन्नौज, कन्नौज जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेट था उस समय, ठीक। और इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो और भी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो ये मैप भी आपको याद रखना काफ़ी ईजी है भाई। मैप्स बनाना तो इतना ईजी होता है कि क्या ही बताएं आपको। बस क्या करना है, एक कोन टाइप की बनानी है, रुको, आपको बस क्या करना है, कोन टाइप की बनानी है। इसको ऊपर से लेकर के जाना है, इधर से आपको इस तरीके से कुछ ड्रॉ करना है और ऊपर से आपको इसको बस इस तरीके से लेकर के आ जाना है। ये अभी थोड़ा गंदा लग रहा है, लेकिन अगर फ्रेश पेज होगा तो उसके अंदर आप आराम से इसको बना भी लोगे। हाँ, फाइनली रिगार्ड दीज एज exaggerated claims of the conquest. At the same time, they tried to understand why rulers kept claiming to control over different parts of the subcontinent. अब भाई क्या पता ये exaggerate करके उनके conquest जो इन्होंने claim किया वो exaggerate करके बताए जा रहे हो। जैसे मान लो कोई राजा कन्नौज को हैंडल कर रहा है, लेकिन बताया क्या जा रहा है कि वो पूरे उत्तर प्रदेश पे कब्जा कर रखा, तो ये क्या किया, exaggerate किया गया है, ठीक। आए अभी तक सारी बातें क्लियर। और ये भी समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि क्यों ऐसी क्या जरूरत है रूलर्स को कि वो अब जो जमीन है उनको सिर्फ क्लेम करते रहते हैं, मतलब लड़ाई कर करके क्लेम करते हैं। हम मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि राजा का मन किया सेनापति बोले जी सरकार, अब वो बोले आके कि आज बताइए कहाँ युद्ध करना है, आज थोड़े बोर हो रहे हैं, कोई आसपास राज्य खाली है जिससे युद्ध किया जा सके। तो अब महाराज वो जो हमारे मंत्री साहब हैं सेनापति, वो बताते हैं कुछ भी, कोई जगह का नाम बता देते हैं, तो राजा भी लाइक अरे सेना तैयार करो, चलो लड़ाई करते चल के। मतलब भाई जिंदगी में चल चाहिए, थ्रिल चाहिए, क्या करें, चलो लड़ाई करते हैं। मतलब ऐसा लगता था मुझे तो कि सुबह उठो लड़ने चलो, शाम को आओ लड़ने चलो, दोपहर में आओ लड़ने चलो, खाना खाओ लड़ने चलो, लेटो लड़ने चलो, ठीक, ये होता था। बैठकर थोड़ी देर फोन चलाओ लड़ने चलो, ठीक, उस समय फोन तो नहीं हुआ करते थे, बैठो लड़ने चलो भाई। मतलब कुछ भी करना नहीं, बस पूरा टाइम लड़ाई 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 लड़ाई। अरे भैया ठीक है आपने युद्ध तो कर ली है, लेकिन युद्ध की डेट तो हमको याद करनी है, लेकिन डेट कभी तरह कुछ खास नहीं है भाई। जैसे जैसे चैप्टर्स में आगे आगे डेट्स आती रहेंगी ना, वैसे वैसे मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ हाउ टू लर्न डेट्स, ठीक। By 700, many regions already possess distinct rural dimensions and their own language and cultural characteristics. You will learn more about these in Chapter 7. They were also associated with specific ruling dynasties. There were considerable conflict between these states. Occasionally, dynasties such as Cholas, Khiljis, Tughlaqs, and Mughals were able to build an empire that was a pan-regional spanning diverse regions. Not all these empires were equally stable or successful. मतलब 1700 से क्या है, जो बहुत सारे रीजन्स थे वो ऑलरेडी पोजेस किए जा चुके थे और अलग जोग्राफिकल डायमेंशंस पे, और उनकी खुद की कोई लैंग्वेज भी थी और उनकी खुद की कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी। अब इनके बारे में चैप्टर 7 में और पढ़ेंगे आपको, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज से एसोसिएटेड रहता था कुछ लैंड, जैसे कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी कंसिडरेबल हैं, जैसे कि ओकेशनल डायनेस्टीज थी, जैसे कि चोलास हो गए, खलजीज हो गए, तुगलक्स हो गए, मुगल्स हो गए, ठीक। तो ये क्या था, ये एबल रहे अपना एक सक्सेसफुल एम्पायर बिल्ड करने। एम्पायर मतलब एक किंगडम होता है और एक एम्पायर होता है। किंगडम जब मतलब एक छोटी जगह में, तुम जैसे उत्तर प्रदेश पे कब्जा किया तो तुमका एक किंगडम है, लेकिन जब तुम उत्तर प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तक पूरा एरिया पे कब्जा कर लो तो वो तुम्हारा एम्पायर हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक। लेकिन बहुत ही कम इनमें से ऐसे एम्पायर है जो कि इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल रह पाए, ठीक। जैसे कि दिल्ली सल्तनत हो गई हमारी, खलजीज का एग्जाम्पल ले लें, तुगलक्स का ले लें, ठीक। तुगलक्स के एक बहुत बढ़िया वो है हमारे, एक हम उनका नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक। हाँ
मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, इनको सन के इंसान भी कहा जाता है, या फिर इनको पागल, कंफ्यूज्ड जीनियस, या फिर मूर्ख इंसान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो अपनी राजधानी थी वो दिल्ली से लेकर के कोलकाता शिफ्ट कर दी थी, और जब ये कोलकाता जा भी रहे थे तो इन्होंने दिल्ली के जितने भी लोग थे, जहाँ जितने भैंस पशु हैं, सबको अपने साथ लेकर के गए थे। आधे लोग तो रास्ते में मर गए भूख प्यास की वजह से। और जब इन्हें पता चला कि मंगोल्स ने उनके राज्य पे अटैक कर दिया और उन्होंने पूरा दिल्ली ऑलमोस्ट कब्जा दिया है, तो वहां पर क्या हुआ, इनको लगा कि हाँ दोबारा जाना ही पड़ेगा वहां पर। तो फिर से ये अपने साथ सारे लोगों को लेकर गए। तो क्या उसमें भी आधे लोगों की जान चली गई। अगर मान लो उनके साथ 1 लाख लोग गए तो 25,000 वापस आ पाए थे, वापस दिल्ली। इतनी गंदी तरीके से इन्होंने, इनके सन की पन ने तो लोगों की जान खा ली थी। ठीक, मतलब अगर इनकी बात मानो ना तो ये गला काट सकते थे। ठीक, इतने पावरफुल भी थे। तो इसलिए लोग सब इनकी बात मान लिया करते थे, लेकिन अपनी जान फिर भी गवा बैठते थे। ठीक, when the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to a reemergence of the regional state in Chapter 8. But years of imperial pan-regional rulers had altered the characters of the regions across most of the subcontinents. The regions were left in the legacies of the big and small states that have ruled over them. मतलब कि जो मुगल एम्पायर 18वीं सदी में डिक्लाइन हो गया, तो बहुत सारे रीजनल स्टेट की री इमरजेंस देखने को मिली है। ठीक, बट इंपीरियल और पैन रीजनल जो रूलर्स थे वो कैरेक्टर थे रीजन्स के, तो उन्होंने बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट्स के आसपास कब्जा किया, और जो बचे थे जगह, जो रीजन्स बचे हुए थे, उनमें भी बड़े छोटे स्टेट्स ने रूल किया। ठीक, दिस वाज apparent of the emergence of the distinct shared traditions, realms of the governance, management of the economy, allied cultures and language. Through the 1,000 years between 700 to 1750, the character of the different regions did not grow in isolation. These regions felt in the impact of the large regional forces integration without ever quite losing their distinctiveness. ठीक, चलेंगे आगे। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो अभी भी बहुत सारी चीज़ें बची हैं हमारी, तो चलिए इनको भी फटाफट से ख़त्म करते हैं और बढ़ेंगे आगे। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। भाई अब रिलीजन्स की तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इन 1000 सालों में हम लोगों ने देखा कि जो रिलीजियस ट्रेडिशंस थे, पीपल के जो बिलीव्स थे, वो कभी कभी डीपली पर्सनल भी हो सकते थे, लेकिन ज़्यादातर वो कलेक्टिव रहते थे। कभी कभी पर्सनल हो जाते थे, लेकिन ज़्यादातर वो कलेक्टिव रहते थे। Collective belief in a supernatural agency religion was often closely connected with the social and economic organization of local communities. कभी कभी सोशल और इकोनॉमिक जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी लोकल कम्युनिटीज की, वो भी ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड रहती थी with the help of religion. ठीक, as the social goals of the groups altered, so did their beliefs. I hope अभी तक सारी बातें क्लियर हैं। नेक्स्ट, it was during this period the important changes. भाई इस टाइम पीरियड के जो इम्पोर्टेंट चेंजेस थे, वो इस टाइम पीरियड में जो हुआ उसको हम हिंदुइज्म कहते हैं। These included worship of new deities. जो भक्ति मूवमेंट था, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मूवमेंट था। क्यों? क्योंकि जिसको हम आज के तारीख में हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुइज्म जिसको हम आज के तारीख में कहते हैं, इसमें क्या हुआ, नई नई डाइटीज की वर्शिप करी जाने लगी, नए नए टेम्पल्स की कंस्ट्रक्शन करवाई गई, और रॉयल्टी के तौर पर तो इम्पोर्टेंस भी बढ़ गई थी ब्राह्मण्स की, प्रीस्ट की, एज क्या डोमिनेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी। इनको बहुत सारी पावर्स भी दे दी गई थी। कुछ लोग इनका मिसयूज करते थे, कुछ लोग इनका सही यूज करते थे। Their knowledge of Sanskrit text earned in the Brahmins a lot of respect in this society. Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for a prestige. भाई देखो, उनकी जो संस्कृत टेक्स्ट को लेकर की जो नॉलेज थी, इसीलिए उनको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी सोसाइटी के अंदर। उनकी जो डोमिनेंट पोजीशन थी, कभी कभी ये होता था कि जो ब्राह्मण्स होते थे, इनको इतनी पावर मिल जाती थी कि अपने जो ऊपर के जो राजा है, इनको ही ओवरथ्रू कर देते थे। जैसे कि हमारे दंती दुर्गा,
इन्होंने किया था। राष्ट्रकूटास की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो चालुक्यास के अंडर हुई थी। भाई पहले चालुक्यास के अंदर रहते थे, तो जो दंती दुर्गा थे चालुक्य के अंडर रहते थे। तो इन्होंने क्या किया, अपने ही लैंडलॉर्ड को ओवरथ्रो करके अपना एक नया राज्य स्थापित किया, जिसको आज की तारीख में हम लोग राष्ट्रकूटास कहते हैं। ठीक, तो ये भी बहुत ज़्यादा वो होता था, इसीलिए क्या करते थे, इतनी लिमिट पावर देनी चाहिए किसी को कि वो आपके सर के ऊपर ना चढ़ जाए। जैसे कि आप आज के दिन में देखते हो, अगर किसी को आप ज़्यादा भोलेपन से उससे बात करने लगो तो वो आपका बेवकूफ़ बना देता है, मतलब आपका फ़ायदा उठाता है, तो आपको वो नहीं करना है। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति, अल्लाह ऑफ लविंग, ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, और इसके बारे में हम लोग और ट्रेडिशंस के बारे में चैप्टर 6 के अंदर भी पढ़ने वाले हैं। चलते हैं आगे, जल्दी जल्दी से चैप्टर खत्म करेंगे हम लोग। 30 स्लाइड अभी बची, 6 स्लाइड्स अभी बची हुई हैं। दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड ऑफ व्हेन न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। ये भाई एक ऐसा पीरियड था जिसमें बहुत तरह तरह के रिलीजन आपको देखने को मिले। जैसे कि आप देख सकते हो, मुस्लिम हमारी चीज़ें हो गई। ठीक, मुस्लिम्स जब आए तो उन्होंने इस्लाम को उसको फैलाया, क्रिश्चियनिटी को फैलाया गया था। ठीक है, मतलब क्रिश्चियन जब आए हमारे यहाँ पर तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी को इधर उधर स्प्रेड आउट किया था, जिससे क्या था कि धीरे धीरे करके और तरीके के रिलीजन्स हमारे पास आने लगे, जैसे कि सिखिज्म हो गया, ठीक है, बुद्धिज्म हो गया। तो इस टाइम पीरियड में बहुत सारे टाइप के रिलीजन्स इमर्ज हुए थे। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान। भाई देखो, मर्चेंट्स और जो माइग्रेंट्स थे वो पहली होली कुरान की टीचिंग्स को लेकर के 7th सेंचुरी के अंदर इंडिया में लेकर के आए थे। मुस्लिम रिगार्ड कुरान एज देयर होली बुक। मुस्लिम जो है, मतलब जो इस्लामिक हैं, इस्लाम के लोग, वो कुरान को ही अपनी होली बुक एज एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि द वन गॉड अल्लाह whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in him। मतलब जितने भी लोग उसके अंदर विश्वास रखते हैं वो उसकी पूजा कर सकते हैं विदाउट एनी सोशल बैकग्राउंड। भले ही तुम चाहे शूद्र हो, चाहे तुम कोई भी हो, शूद्र हो, चाहे तुम वैश्य हो, चाहे तुम क्षत्रिय हो, तुम उनकी पूजा कर सकते हो। ठीक, मैनी रूलर्स वर पैटर्न्स ऑफ द इस्लाम एंड द ulama learned theologicals and the Jews, and like Hinduism and Islam was interpreted variety of the ways by its followers. There were Shia Muslims who believed in the Prophet Muhammad son-in-law Ali was the legitimate leader of the Muslim community, and Sunni Muslims जो कि हमारे जो अर्ली लीडर्स थे खलीफाज कम्युनिटी के, एंड सक्सीडेंट खलीफाज, वो उनके रूलर्स थे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। थिंकिंग अबाउट द टाइम्स, एंड ये लास्ट टॉपिक है भाई, इसके बाद आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर एंड हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, अब ये लास्ट टॉपिक है। हिस्टोरियन डू नॉट सी द टाइम जस्ट पासिंग ऑफ आवर्स। भाई हिस्टोरियंस को सिर्फ घंटों का टाइम नहीं दिखता, मतलब उनको सिर्फ 3 से 4 घंटे पहले क्या हुआ था, सिर्फ वो ये नहीं देखते, या फिर क्लॉक या कैलेंडर में नहीं देखते। उनको बहुत पुराने से पुराने चेंजेस को अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है, तभी तो हम बुक बनाते हैं। ठीक, डिवाइड द पास्ट इनटू लार्जर सेगमेंट्स। जो लार्ज सेगमेंट्स हैं, इसके 3 मेजर सेगमेंट्स हैं। कौन कौन से? एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, तो इसको भी डिवाइड करने के लिए हिस्टोरियंस ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है भाई, तभी यह है। ठीक, इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, भाई 19th सेंचुरी के जो मिड में हिस्टोरियंस थे, वो उन्होंने जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने हमारी इंडिया की हिस्ट्री को डिवाइड किया था 3 पीरियड्स में। एक थी हिंदू हिस्ट्री, एक थी मुस्लिम हिस्ट्री, एक थी ब्रिटिश हिस्ट्री। लेकिन हम इसको कंसिडर ही नहीं करते हैं, क्योंकि भाई इसमें क्या है, इन्होंने अपने बारे में बहुत अच्छा छापा हुआ है, जबकि ये थे सबसे घटिया लोग, बहुत लालची लोग। This division was based on the idea of the religion of the rulers was the most only important the historical change।
सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज कौन सा और ओनली इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज कौन सा है? जो हमारे रीजन है रूलर्स के, वही। और जो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हैं इकोनॉमी में, सोसाइटी में, कल्चर में, सच ए डिवीजन ऑल्सो इग्नोर्ड रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और भी बहुत सारे टाइप के डिविजन्स का इग्नोर किया गया है जो कि हमारे डाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। Few historians follow this periodization today. Most look to economic and social factors to characterize the major elements of the different moments in the past. The histories you read last year included a wide range of early societies, hunters, gatherers, early farmers, and people living in the towns, villages, and the early empires and kingdoms. The histories you will be studying year after the medieval, you will find out more about this spread of the peasant societies. मतलब जैसे जैसे आगे तुम बढ़ते चले जाओगे, हमारे जो आज की तारीख में जो पैराडाइजेशन फॉलो करी जाती है वो 3 है। कौन सी? एक तो एंशियंट हिस्ट्री जो आप लास्ट क्लास में पढ़ के आए हो, इस क्लास में मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आगे की क्लासेस में आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक। और बहुत टाइप की हम लोगों ने अर्ली सोसाइटीज़ भी पढ़ी, जैसे हंटर गैदरर्स हो गए, अर्ली फार्मर्स हो गए, जो टाउन्स और विलेजेस में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा। और जो अर्ली एम्पायर्स थे, किंगडम्स थे, जैसे कुशान्स हो गए, मौर्यन एम्पायर हो गया, ठीक है, अशोका के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में पढ़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था, तो वो सब हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। और हम लोगों ने कुछ पीजेंट सोसाइटीज़ के बारे में भी हम लोग आज इस आगे के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। जो किसानों की सोसाइटीज़ थी उनके बारे में भी पढ़ेंगे, कैसे हुई वो भी हम लोग पढ़ेंगे। और हिंदुज़म, इस्लाम, जो मेजर रिलीजन्स हैं वो किस तरीके से अराइव किए थे, और आफ्टर द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, वो भी हम लोग देखेंगे। चलेंगे आगे। These 1000 years of Indian history witnesses the considerable changes. After all, at the 16th centuries, the 18th century were quite different from the 8th or the 11th. Therefore, describing the entire period as one historical unit was not without its problem. Moreover, the medieval period is often contrasted within the modern period. Modernity carries it with the sense of medial progress and the intellectual advancement. This seems to suggest that medieval period was lacking in a changes whatever. But of course, we know that was not the case. मतलब ये लोगों ने अभी तक 1000 साल की जो हिस्ट्री पढ़ी है, 16 से 18 सेंचुरी के बीच में, ये क्वाइट डिफरेंट रही है, ठीक, और 8th और 11th के बीच में अलग रही है। लेकिन जो एंटायर पीरियड है उसको हम लोग सिर्फ एक हिस्टोरिकल यूनिट देते हैं और उस पर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मोर ओवर, द मेडिवल जो पीरियड है उसके अंदर जो कंट्रास्ट है वो किसका है? मॉडर्न पीरियड का है, क्योंकि जो मॉडर्निटी है वो अपने साथ एक मटेरियल प्रोग्रेस का सेंस लेती है, सेंस अपने साथ कैरी करती है, इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट को कैरी करती है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो उस समय इन्वेंट हुई थी उसके बारे में पढ़ती है। लेकिन हमको पता है कि ये हमारा केस है ही नहीं इस चैप्टर में, ठीक। लास्ट स्लाइड है भाई। फाइनली वी हैव द एंड ऑफ दिस चैप्टर. During these 1000 years, the society of the subcontinent would transfer upon the economical and several regions reached at the level of prosperity that attracted the interest of the European trading companies. As you read in this book, look out for the signs of the change in the and historical processes at the work. Also, whenever you can compare what you read in this book with what you read last year. Look out for the changes and continuities wherever you can, and look at the world around you to see what has else changed or remained the same. 1000 सालों में, जितना भी इन 1000 सालों में हम लोगों ने टाइम में जो हम लोगों ने अभी तक यात्रा करी है चल के, उसमें हम लोगों ने यहाँ पर जो सोसाइटीज़ थी वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुई थी, किस तरीके से जो इकोनॉमीज थी सेवरल रीजन्स की वो प्रॉस्पेरिटी के लेवल तक पहुँच गई थी, मतलब पॉवर्टी नहीं प्रॉस्पेरिटी के लेवल तक पहुँच गई थी, एंड अट्रैक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। और यही एक मेन कारण था कि ब्रिटिशर्स ने सोचा कि चलो इस इंडिया पे कब्जा जमा लेते, जिससे हमारे पास तो पैसा ही पैसा आ जाएगा। पहली बात तो दिल्ली सुल्तान लूट के ले गए थे हमारे इंडिया को, टर्क्स लूट के ले गए थे हमारे इंडिया को, महमूद गजनी लूट के ले गया था इंडिया को, और फिर वो भी ब्रिटिशर्स भी लूट के ले गए थे, और वो भी कितना 700 जहाज भर के,
और भी एक जहाज की क्वांटिटी कितनी, 90 कुंटल। सोचो कितना उनके पास, कितना हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज थे, और आज भी है हमारे पास, लेकिन वो इतना नहीं है जितना वो हम लोगों से लूट के ले गए थे। As you read this book, look out for signs of the change of the historical process at the world. कुछ साइंस ऐसे चेंजेस के आपको फाइंड करने हैं जो कि हिस्टोरिकल प्रोसेस में काम आती हैं, लेकिन जब आप इस बुक में जो आप पढ़ेंगे और जो आप लास्ट ईयर में पढ़ के आए हैं उनके बीच में चेंजेस और कंटिन्यूटीज को आपको देखना है, और जो वर्ल्ड अराउंड है आपके आसपास उसमें आपको देखना है कौन सी चीज़ें चेंज हुई हैं और कौन सी चीज़ें सेम हैं। ठीक, इसी के साथ चैप्टर होता है एंड। ये लास्ट का जो पेज है वैसे ये आपके लिए एक एक्टिविटी टाइप की चीज़ है, इसको आप कर सकते हैं अपने साथ सॉल्व। ठीक, तो आई होप अभी तक सारी बातें आप सभी को क्लियर हुई होंगी। देखो भाई, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपको सारी चीज़ें समझाई है मैंने। कोई भी डाउट है भाई, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। ठीक, ऐसे ही और कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी अभी इस समय एक्टिव नहीं हो पा रहा हूँ इतना, ठीक है, लेकिन धीमे धीमे उस पर भी एक्टिव आ जाऊँगा, उस पर आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दूँगा। तो इसी के साथ मिलूँगा मैं जल्दी आपसे अपने अगली वीडियो में। तो थैंक यू वाली स्लाइड आ चुकी है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये फिर लेक्चर को पूरा अटेंड किया है। ठीक, मिलूंगा मैं जल्दी आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।